ठीक है जी। हम लोगों ने ना आज करंट अफेयर करने हैं, क्योंकि सैटरडे को तुम्हारी क्लास नहीं हुई तो वो फिर और पीछे हो जाएंगे। तो आपने ओपन करनी है सबसे पहले फाइल, जो 6 to 15 जनवरी वाली मैंने सेंड की हुई थी, उसमें कुछ बचे हुए थे। 6 to 15 जनवरी वाले में कुछ हमारे बचे हुए हैं, दो तीन करंट अफेयर नीचे। उस फाइल को ओपन करो, ऊपर आपको मिलेगी जाके। उसके बाद 15 to 20 वाली भी है, उसको बाद में करेंगे। उसमें आपके पास पेज नंबर देख लो। टॉपिक है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल इसके नीचे है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बाद है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है आपको कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मतलब अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। सो है क्या, इसको देखो। रिसेंटली ना इसके ऊपर एक स्टडी पब्लिश की गई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमारे पास 2019 में आया था, और 2024 की अगर हम बात करते हैं तो इसको हो चुके हैं 5 साल। ठीक है, पूरे 5 साल हो गए हैं इसको। सो पिछले 5 सालों में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर एक स्टडी आप बोल सकते हो पब्लिश की गई है। प्रोग्राम नाम से पता चल रहा है कि आप एयर पोल्यूशन को कॉम्बेट करने के लिए, खास तौर पे किसको, एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में गैसेस और हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स। और व्हाट इज एयर पोल्यूशन? देखो, कोई भी पोल्यूशन हो उसका मतलब क्या होता है कि चाहे एयर है, चाहे सॉइल है, चाहे आपका वाटर है, अगर उनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में कोई भी डिजास्ट्रस चेंज होता है तो उसको हम बोल देते हैं पोल्यूशन ऑफ दैट वाटर, दैट सॉइल एंड दैट एयर। अब यहाँ पे जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर का जो कॉम्पोजिशन है उसमें कुछ डिजास्ट्रस चेंजेस कैसे हो सकते हैं? कोई भी हार्मफुल गैस जो है वो ऐड हो सकती है। जैसे इसने बोला कि कोई पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं पीएम। पार्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे छोटे साइज के आपके पास डस्ट पार्टिकल्स ऐसे मान लो, और इसका साइज जो है 2.5 माइक्रोन होता है एंड 10 मैक्रोन होता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, 2.5 पीएम, 2.5 पीएम, 10 माइक्रोन जो है ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एयर के अंदर मिक्स होंगे। और जब आप एयर को सक इन करोगे सांस लेने के लिए तो ये पार्टिकल्स आपके अंदर जा सकते हैं, आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो भी उसको नहीं रोक पाएंगे। अंदर जाएंगे तो जाके क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जमा होना स्टार्ट करेंगे। और ये डिजास्ट्रस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर सांस के रिलेटेड जो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके रिलेटेड डिसीजेस को ये पैदा करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि हार्मफुल गैसेस का ऐड होना एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, और कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स का ऐड होना इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। और उसी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था। राइट दीक्षांत, ये पीडीएफ है आपके पास ग्रुप के अंदर, 6 to 15 जनवरी वाली जो करंट अफेयर की पीडीएफ है उसको ओपन करो, उसमें ये वाला आपका टॉपिक है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे, द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम completing 5 years faces scrutiny on fund utilization and air quality improvement in 131 funded cities। एक चीज हमें और पता चल गई कि इस प्रोग्राम के तहत 131 सिटीज जो हैं उनको टारगेट किया गया था। अब ये 131 सिटीज वो होंगी जहां पे क्या है, एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। अब देखो, हमारे पास नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है
जिसके अंदर सीधे तौर पे बताया जाता है कि एयर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है, हम बोल देते हैं मीथेन एक हार्मफुल गैस है, हम बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है, हम बोल देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है। लेकिन अगर यही गैसेस आप बोल सकते हो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हो, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हो, फिर ये हार्मफुल नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल निकाल दो, एटमॉस्फेयर की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, हमारे यहाँ पे ना तो बहुत ठंडा टेम्परेचर है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उसके पीछे कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आप डाउन कर दोगे फिर भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल अप हो जाएगी फिर भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक सर्टेन रेंज है, आप बोल सकते हो, जिस रेंज के अंदर ये सारी गैसेस होनी चाहिए। अगर उस रेंज से ज्यादा है तो ये क्या हो जाती है? हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, रिक्वायर्ड जितना सेल्सियस चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या है बहुत सारी प्लांट्स की स्पीशीज, बहुत सारी एनिमल की स्पीशीज जो उस टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं कर सकती हैं, उनकी स्पीशीज खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है डायनासोर्स खत्म हो गए। अब डायनासोर्स कितने लाखों साल पहले हुआ करते थे, और जब आपका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हुआ, अर्थ की वार्मिंग होनी स्टार्ट हुई, इन गैसेस की मात्रा बढ़ने की वजह से, तो वो स्पीशीज ही खत्म होगी आपकी। समझ रहे हो? क्योंकि देखो जंगलों में बहुत सारे जानवर हमारे पास रहते हैं, और जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनका कुछ ना कुछ आहार रहता है, कुछ ना कुछ फूड होता है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर मान लो बहुत सारी बारिश हो रही है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अगर वो प्लांट्स मर जाएंगे तो वो एनिमल भी खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल धरती के ऊपर पानी खत्म हो जाए, तुम लोग जिंदा रहोगे? बिल्कुल भी नहीं। और जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, हमारे पास ग्लेशियर्स होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा आपको जो क्लीन वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, जो वो मिलने को देखने को मिलता है। और हमारे ग्लेशियर्स पिघल पिघल के पानी बन बन के कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के अंदर। और समुद्र के अंदर आपके पास फ्रेश वाटर नहीं होता है, वहां पे आपके पास सेलाइन वाटर होता है। अगर हमारा सारा फ्रेश वाटर समुद्र के अंदर इस तरीके से जाके मिल जाएगा, तो आने वाले फ्यूचर में क्या है? पानी की कमी होने लग जाएगी। तभी शोर मचाते हैं कि पानी को स्टोर करने की जरूरत है, तभी शोर मचाते हैं कि जो आपकी ग्लेशियर्स है इनको पिघलने से रोकने की जरूरत है। वो कैसे रोका जा सकता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करके। अगर आप एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल करते हो ना, फिर भी टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन में ये सारी गैसेस जो आपके पास है, ये टेम्परेचर को भी बढ़ाती हैं। क्योंकि ये गैसेस, मोस्टली जो गैसेस होती है, ये क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड पैराग्राफ देखो, ओवर द पास्ट 5 years द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज शोन मिक्स्ड परफॉर्मेंस। मतलब किसी किसी एरिया में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और किसी किसी एरिया में आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस इज वेरी लो। तो मिक्स्ड परफॉर्मेंस हमें इस प्रोग्राम की देखने को मिली है। Studies reveal that out of 49 cities assessed for PM 2.5 levels, 27 witnessed improvement। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम बात करते हैं PM 2.5 की, तो इसके लिए 47 सिटीज को टारगेट किया गया था कि ये 47 सिटीज में हमने पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो साइज का होता है, 2.5 माइक्रोन साइज का जो होता है, उसको हमने डाउन करना है। उसमें से कितनी सिटीज में ये अचीव हुआ टारगेट? 27 सिटी, अराउंड 27 सिटीज में इसको अचीव किया गया है, राइट? 49 सिटीज है, 47 नहीं है ये, दिस इज 49। 49 सिटीज में से 27 में आपने टारगेट को अचीव किया है, मतलब बाकियों में अचीव नहीं हुआ है जैसा रखा गया था। इसके अलावा while for PM10 24 out of 46 cities saw positive changes। अगर हम PM10 की बात करते हैं तो कितनी सिटीज थी टोटल जिनको टारगेट किया गया? 46 सिटीज। और कितनी ने अचीव किया है? 24 सिटीज ने अचीव किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अराउंड हाफ ही आपको देखने को मिलेगा।
कि अराउंड 50-55% जो आपका टोटल टारगेट था वो अचीव हुआ है, बाकी सिटीज में अचीव नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे देखो PM2.5 एंड PM10 के लिए टारगेट रखे गए हैं, क्योंकि ये 46 सिटीज वो थी जहां पे PM10 बहुत ज्यादा हो रहा था, जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस करवा सकता है। ये 49 सिटीज वो थी जहां पे क्या है, PM2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज है 2.5 माइक्रोन, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी एरिया में क्रशिंग इंडस्ट्री है। क्रशिंग इंडस्ट्री मतलब पत्थर को काट के उसकी बजरी सी बनाना, बजरी देखते हो ना जो लुक में डालते हैं और रोड बनता है, वो बजरी सी बनाना। जब उसको क्रश किया जाता है तो आपको धूल देखने को मिलती है, कुछ टाइम के बाद आपको वो धूल दिखनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाती है। उसमें से सेटल डाउन वो वाली होती है जिसका साइज बड़ा होता है, जिसका साइज 2.5 माइक्रोन या जिसका साइज 10 माइक्रोन है ना, वो सेटल डाउन नहीं होता है। वो इतने हल्के पार्टिकल्स होते हैं कि वो नीचे बैठ ही नहीं सकते। अगर बैठेंगे तो सिर्फ एक कंडीशन में बैठेंगे, जब बारिश हो जाए। तभी तो हम बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे राइस लगता है पंजाब में, और राइस लगने के बाद क्या होता है, आग लगाई जाती है। अब जैसे ही आप आग लगाते हो उसके बाद जो धुआं इधर उधर उड़ जाता है, लेकिन स्टिल आपको पूरे एनवायरनमेंट के अंदर एक धूल सी देखने को मिलती है। जब आप बाइक के ऊपर बाहर निकलो तो आपके चेहरे के ऊपर ऐसे जम जाएगी पूरी, आप ऐसे रुमाल लगाओगे ना तो दिखेगी आपको यहाँ पे। वो क्या है, वो 2.5 माइक्रोन 10 माइक्रोन वाला ही है। और जब आप उस धुएं में निकलोगे आपको क्या, खांसी आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। पंजाब हरियाणा में तो ये है कि सिर्फ जब राइस लगता है उस टाइम पे 1-2 महीने के लिए हर साल आपको ये धुआं सा देखने को मिलता है चारों तरफ, अदरवाइज देखने को नहीं मिलता। अब हिमाचल प्रदेश में ये चीज नहीं है, आप हिमाचल से हो ना, हिमाचल प्रदेश में ये चीज नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्टबल बर्निंग नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश में बारिशें अच्छी हो जाती हैं, तो वहां पे आपको एनवायरनमेंट पूरा क्लीन क्लीन देखने को मिलता है। लेकिन पंजाब हरियाणा में ये प्रॉब्लम आ रही है। और हम ये भी देखने को मिलता है कि जब यहाँ पे राइस का जो स्टबल है उसको बर्न किया जाता है, तो वो सारा धुआं क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से किधर चला जाता है, दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में जाके वो चारों तरफ से क्या है, इकट्ठा हो जाता है। और वहां पे हमें स्मॉग जैसी कंडीशन, स्मॉग मतलब फॉग प्लस पॉल्यूशन, फॉग प्लस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन किससे आ रहा है, स्मोक से, तो वो क्या बन जाएगा आपका, स्मॉग। और वो खास तौर पे कब देखने को मिलेगा, जब आपकी सर्दियां स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जब गर्मियां होती हैं उस टाइम पे टेम्परेचर की वजह से वो इधर उधर फैल जाता है या बारिशों की वजह से सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं उस टाइम पे बारिशें क्या है, बंद हो जाती हैं। जैसे ही जनवरी फरवरी में बारिशें स्टार्ट होती हैं तो वो सारा सेटल डाउन हो जाता है। और आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा, वो ऐसे फुहारे से लेके घूम रहे होते हैं। क्या करते हैं, वो वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। क्यों स्प्रिंकल करते हैं, उससे क्या होता है, जो हवा के अंदर PM2.5 PM10 होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। बारिश हुई, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कई ऐसी सिटीज हमारे पास हैं जहां पे पूरा साल बारिश नहीं होती, सिर्फ एक सीजन में बारिश होती है। अब जिस सीजन में बारिश नहीं होगी उस टाइम पे तो ये आपको देखने को मिलेगा। उस प्रॉब्लम को तो हमें दूर करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा आज के टाइम पे सिटीज के अंदर क्रशिंग इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जाती है। मोस्ट ऑफ द क्रशिंग इंडस्ट्रीज सिटी के बाहर रहेंगी, जिससे क्या है, सिटी के अंदर इन पार्टिकुलेट मैटर का जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये डेंजरस होंगे, डेंजरस ये इसलिए हो जाते हैं कि इनका स्मॉल साइज है, अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या है, सेटल अप होंगे और हमारे लंग्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कुछ जहर नहीं है, लेकिन जब अंदर जाके सेटल होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो notably cities like Varanasi, Agra and Jodhpur stood out for achieving significant reduction in PM2.5 and PM10। ये जो वाराणसी है हमारे पास, कहां पे मिलेगा आपको, वाराणसी सिटी कहां पे मिलेगा आपको, यूपी के अंदर। देन हमारे पास है आगरा, देन हमारे पास है जोधपुर। आगरा भी यूपी के अंदर, वाराणसी भी यूपी के अंदर, जोधपुर आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। ये तीन ऐसी सिटीज थी जहां पे PM2.5 एंड PM10 बहुत ज्यादा था जब 2019 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है।
प्रेजेंटली इन तीनों सिटीज में आप बोल सकते हो हमें पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिले हैं। मतलब यहाँ पे PM2.5 एंड PM10 जो है उसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है इस प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स के तहत। इस चीज को आपने याद रखना है, राइट। देन प्रोग्राम के बारे में देखो, इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोग्राम को जनवरी 2019 के अंदर, जनवरी 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। तभी मैंने बोला जनवरी 2024 में जाके इसको क्या है 5 साल पूरे हो गए, तभी जनवरी में हमें इसके ऊपर रिपोर्ट देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, द मैंडेट ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या क्या इसके अंदर मेजर ऑब्जेक्टिव रखे गए थे? नंबर 1, इट एम्स टू इंप्रूव एयर क्वालिटी इन 131 सिटीज, non-attainment cities and million plus cities in 24 states by engaging all stakeholders। ये जो 131 सिटीज है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 24 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेंगी। और इसमें दो तरह की सिटीज आपके पास है। नंबर 1 देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 इज नॉन अटेनमेंट सिटीज। नॉन अटेनमेंट सिटी का मतलब क्या है? जो बेसिक क्वालिटी एयर की होनी चाहिए वहां पे वो क्वालिटी का गोल आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। और नंबर 2 सिटी कौन सी है? मिलियन प्लस सिटीज, मतलब ऐसी सिटीज जहां पे पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख के से ज्यादा है। आप बोल सकते हो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन किसी सिटी में मिल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिलियन प्लस सिटीज। तो मतलब क्या है, ये जो 131 सिटीज है इसमें नॉन अटेनमेंट सिटीज है एंड मिलियन प्लस सिटीज है। ये दो तरीके की सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। ऑल ओवर इंडिया नहीं है, सिर्फ 24 स्टेट्स हैं जहां पे आपको ये सिटीज देखने को मिलेंगी। तो सारी सिटीज ये प्रोग्राम कवर नहीं कर रहा है, पहले तो इस बात को क्लियर रखो। क्योंकि जब ना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कवर ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया टू कॉम्बेट देयर एयर पोल्यूशन, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि सारी सिटीज नहीं है, सिर्फ 131 सिटीज है। और अगर वहां पे लिख दिया इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, वो भी गलत हो जाएगा। सारी स्टेट्स यूटीज में नहीं है, 24 स्टेट्स में है सिर्फ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो, उसमें यही घुमा घुमा के चीजें पूछी जाती हैं। कुछ टफ नहीं होता है, टफ ये होता है कि आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं होता। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में बेसिक बेसिक पता है, इसके क्या टारगेट्स रहे हैं, कितनी सिटीज में लॉन्च किया गया था, कौन कौन से तरीके की वो सिटीज थी, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। सेकंड पॉइंट देखो, द सिटीज विच आर एक्सीडिंग नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब यहां पे देखो स्टैंडर्ड कौन सा है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बताता है कि किसी भी सिटी के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फोन है, जो स्मार्टफोन्स आपके पास है इसके अंदर आपको अलर्ट आ जाता है। अगर आपने देखा हो, आपको अलर्ट आता है कि आज एयर क्वालिटी इज वेरी डाउन, बाहर निकलने से परहेज करें। वो एयर क्वालिटी इज डाउन, एयर क्वालिटी इज गुड, एयर क्वालिटी इज मॉडरेट, ये सब किस स्टैंडर्ड के साथ आप मेजर करते हो? दिस स्टैंडर्ड, दैट इज नेशनल एयर, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो आपके पास है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर होना चाहिए, कितना PM2 होना चाहिए, कितना PM10 होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। देन the cities which are exceeding national ambient air quality standards for 5 consecutive years are identified as non-attainment cities by Central Pollution Control Board। तो मतलब नॉन अटेनमेंट सिटीज वो हैं जो लगातार 5 सालों के लिए इस वाले स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रही है। मतलब लगातार 5 सालों से वहां पे पोल्यूशन जो है वो इन स्टैंडर्ड से ऊपर है। और ये कौन रिकॉग्नाइज करेगा? सेंट्रल
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो हमारे देश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो हमें बताएगा कि कौन सी सिटीज है जो लगातार 5 सालों से इस स्टैंडर्ड से ऊपर है। ऊपर है मतलब वहां पे पोल्यूशन जितना बताया गया है उससे ज्यादा है, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन अटेनमेंट सिटीज। मतलब वो सिटीज जो इस टारगेट को अटेन नहीं कर पा रही हैं, आप बोल सकते हो पिछले 5 सालों से। देन under National Clean Air Program, 131 non-attainment cities have been identified across the country based on the air quality data of 2014 से 2018। तो यहाँ पे ये जो नॉन अटेनमेंट सिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया, ये 131 की 131 सिटीज जो है वो नॉन अटेनमेंट सिटीज है, प्लस इनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, तो मतलब बड़ी बड़ी सिटीज है। ध्यान से देखो, वाराणसी, आगरा, जोधपुर, इसमें आपको कोई भी सिटी ऐसी दिख रही है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे होगी? बड़ी सिटीज है, दिल्ली भी इसमें आता है, बड़ी सिटीज आप बोल सकते हो। तो इनको आप बोल सकते हो 2014 से लेके 2018 के बीच में इनका क्या स्टैंडर्ड रहा है एयर क्वालिटी का, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया फॉर दिस प्रोग्राम। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और किसने रिकॉग्नाइज किया है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। और किन बेसिस के ऊपर इसको नॉन अटेनमेंट सिटी बोला? क्योंकि पिछले 5 सालों में 2014 से 2018 के बीच में 19 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, पिछले 5 सालों में ये सिटीज जो थी 131 सिटीज, ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पा रही थी, मतलब उस स्टैंडर्ड से ज्यादा यहाँ पे पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा था। सेकंड देखो, टू अचीव रिडक्शंस अप टू 40% इन पार्टिकुलेट मैटर PM10 एंड 2.5 कंसंट्रेशन बाय 2025-26, बेस ईयर इज 2017। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो आपके पास PM 2.5 या PM10 जो है, इसके लिए बेस ईयर क्या है? बेस ईयर हमारे पास है 2017। मतलब 2017 में इन सिटीज के अंदर जितना PM 2.5 एंड PM10 है, उससे हमने कितना कम कर देना है? 40% कम कर देना है। कब? 2025-26 के अंदर। समझ रहे हो? 2017 में इन 131 सिटीज में जितना PM 2.5 एंड PM10 था, उससे 40% कम करना है। कब? ईयर 2025-26 तक। दिस वाज आल्सो द टारगेट। समझ रहे हो? तो इसको आपने याद रखना है कि यहाँ पे टारगेट ईयर क्या है? 2025-26। और इनको कौन से ईयर के बेसिस के ऊपर नॉन अटेनमेंट सिटीज रिकॉग्नाइज किया गया है? 2014 से 2018। और बेस ईयर फॉर PM 2.5 PM10 यहाँ पे क्या रहा है? 2017। सो इट इज इंपॉर्टेंट, आपके ध्यान में होना चाहिए। देन preparation of city specific action plans including measures to strengthen the monitoring network, reduce vehicular industrial emission and increase public awareness। सिटी स्पेसिफिक आपने गोल्स यहाँ पे डिसाइड करने हैं। देखो, हर एक सिटी में सिनेरियो अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ सिटीज ऐसी हैं जो कोई ना कोई धार्मिक स्थल वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पे पिलग्रिमेज बहुत ज्यादा है। कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे आपको इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे आपको बिजनेसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, या फिर वो सिटी कैपिटल हो सकती है। राइट? वो सिटी क्या हो सकती है? कैपिटल हो सकती है, जैसे दिल्ली है हमारे पास। तो अलग अलग सिटी में अलग अलग सिनेरियो है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपको बोला जाता है कि सारी सिटीज के लिए सेम प्लान बनाया गया है, नहीं, टारगेट सेम है, बट अलग अलग तरह का एक्शन प्लान वहां पे बनाया जाएगा उस सिटी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ये आपने याद रखना है। देन implementation of city specific action plans to be regularly monitored by committees at central and state levels, namely steering committee, monitoring committee and implementation committee। तो 3 तरह की कमेटीज सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे बनाई जाएगी इस चीज को देखने के लिए कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रहा है। 3 कमेटीज होंगी, एक तो मॉनिटर करेंगी, एक इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगी, और एक होगी स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब होता है सबको हदायतें देने वाली कमेटी कि कब क्या कैसे करना है। दैट इज स्टीयरिंग कमेटी। टोटल जो प्रोसीजर को आप बोल सकते हो देखेंगे। देन उसके बाद देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नंबर 1,
to augment and evolve effective and proficient ambient air quality monitoring networks across the country to ensure a comprehensive and reliable database. सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि जो एयर क्वालिटी है उसको डिक्रीज करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए, जिसको हम फ्यूचर में भी यूज करके पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नंबर 2, टू हैव एफिशिएंट डाटा डिसेमिनेशन एंड पब्लिक आउटरीच मैकेनिज्म। तो जो डाटा है, देखो अगर आपके पास ये डाटा ही नहीं है कि आपकी सिटी के अंदर पोल्यूशन कितना है और उस पोल्यूशन की क्या क्या इफेक्ट्स जो हैं जो आपको पॉपुलेशन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, अगर कितना पोल्यूशन होता है तो कितना इफेक्ट होता है, ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। वो डाटा जो है वो पब्लिक के बीच में आना चाहिए, वो डाटा जो है इन इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज के हाथ में आना चाहिए, जिससे क्या है वो प्रॉपरली प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सके कि कैसे उसको कम करना है। नंबर 3, टू हैव अ फिजिबल मैनेजमेंट प्लान। फिजिबल मैनेजमेंट प्लान का मतलब होता है ऐसा प्लान जो हालातों के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड प्लान बना दिया कि यही करना है अगले 5 सालों तक। नहीं, अगर आपको 1 साल के बाद लगता है कि इस प्लानिंग से हमारा पोल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है, तो आप उसमें उसी टाइम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लान फिजिबल रहेंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे, रिजिड नहीं होंगे, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद देखो परफॉर्मेंस ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्या पॉजिटिव्स हमारे पास आए हैं, क्या नेगेटिव्स है। तो इस चीज को देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है, मतलब क्या क्या अच्छी चीजें हमें इस प्रोग्राम के तहत इंडिया के अंदर देखने को मिली, इन 131 सिटीज के अंदर देखने को मिली, और क्या क्या इश्यूज हैं जिनके ऊपर अभी हमें काम करने की जरूरत है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा। वहां पे आप अपने मेंस के आंसर को एनरिच कर सकते हो, ये डाटा, ये अचीवमेंट और ये इश्यूज को लिखकर। आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं से उठा लेना, यहीं लिखना। नंबर 1 देखो, मॉनिटरिंग स्टेशंस। पॉजिटिव में हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले इसका क्या क्या अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। नंबर 1 आगे मॉनिटरिंग स्टेशंस। मॉनिटरिंग स्टेशन की अगर हम बात करते हैं, मतलब जहां पे मॉनिटरिंग की जाएगी, जहां पे देखा जाएगा कि प्रोग्राम कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो पा रहा है ना, वो सारा डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें देखो, आउट ऑफ टारगेटेड 15,000 मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस टू बी इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कंट्री, 118 हैव बीन इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे क्या टारगेट रखा था, कितने मॉनिटरिंग स्टेशन होने चाहिए, 1500, लेकिन उसमें से कितने अभी तक इंस्टॉल किए हैं, 818। तो मतलब क्या है, अच्छा खासा हमने टारगेट अचीव कर लिया है। क्योंकि देखो टारगेट ये है 2025-26, अभी हम 2023-24 में चल रहे हैं, अभी हमारे पास है 1-1.5 साल, तो उसमें हम इसको पूरा कर सकते हैं। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हो 50% से थोड़ा सा ज्यादा आपने जितने मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाने थे पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, वो आप लगा चुकी हो। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि 1500 में से आपने 818 लगा लिए। नंबर 2, रीजन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। A city-specific action plan has been developed for all the major cities of India. For instance, Delhi, Mumbai, 131 cities of country have developed city action plan and micro action plans. तो आप बोल सकते हो कि सिटी स्पेसिफिक प्लान्स, सिटी स्पेसिफिक प्लान्स। देखो आप इस प्रोग्राम को लेके आए, इसके अंदर एक टारगेट क्या दिया गया था कि अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ द सिटी आपने एक एक्शन प्लान बनाना है कि इस सिटी में हम पोल्यूशन कैसे कम करेंगे। ऑलमोस्ट 131 सिटीज जो है, सब सिटीज ने अपने अपने एक्शन प्लान बना लिए, मतलब प्लानिंग हो चुकी है कि कैसे यहाँ पे आने वाले कुछ सालों में पोल्यूशन को डाउन किया जाएगा। तो वो भी हमारी एक अचीवमेंट हो जाती है। अगर मान लो कुछ सिटीज के अंदर प्लानिंग ही ना हो पाती कि इस सिटी में पोल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, तो उसको इम्प्लीमेंट आप कहाँ से कर पाओगे। तो प्लानिंग अच्छी खासी आप बोल सकते हो सकती है, हो चुकी है, ये भी एक पॉजिटिव हो गया है। नंबर 3, प्राण वेब पोर्टल। प्राण यहां पे कैपिटल में लिखा गया है, प्राण वेब पोर्टल। प्राण वेब पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो प्राण की सबसे पहले देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। दिस इज द, आप बोल सकते हो फुल फॉर्म। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे,
क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है द पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, मतलब एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसका इस्तेमाल करोगे नॉन अटेनमेंट सिटीज में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। दैट इज द पोर्टल। पोर्टल क्या है? प्राण पोर्टल। तो आपने एक स्पेशली ऑनलाइन पोर्टल जो है वो डेवलप कर लिया, वेब पोर्टल डेवलप कर लिया, जहां पे क्या है, जो नॉन अटेनमेंट सिटीज है जिसका नंबर है 131, वहां पे आप पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे वो सारा डाटा आपको इस वेब पोर्टल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें, देयर हैज बीन एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन 95 सिटीज इंक्लूडिंग 20 सिटीज कंफर्मिंग टू द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन द ईयर 2021-22 कंपेयर टू 2017। वो बोल रहे हैं कि अगर हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, दोनों पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्लस पार्टिकुलेट मैटर 10, दोनों इन पार्टिकुलेट मैटर की बात की जाए तो टोटल 131 सिटीज में से 95 सिटीज ने इसको कंट्रोल किया, और 95 में से 20 सिटीज तो ऐसी हैं जिन्होंने इतना कम कर दिया कि आप इस स्टैंडर्ड के अंदर आ रहे हो। मतलब जितना वो स्टैंडर्ड बताता है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितना पीएम 2.5 होना चाहिए, पीएम 10 होना चाहिए, 20 सिटीज में तो उतना हो गया है, टोटल 95 सिटीज में कम हो गया है। कितनी सिटीज में से? 131 में से। तो मतलब अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है, बट स्टिल हमारे पास कितनी सिटीज बची हुई हैं? 36 सिटीज ऐसी आप बोल सकते हो जहां पे अभी भी हमें वर्क करने की जरूरत है, जहां पे पीएम 2.5 पीएम 10 जो है ये कम नहीं हो पा रहा है। समझ आ रहा है ना सारा? ये कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ समझ ना आए तो पूछना है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इश्यूज। दिस इज द, आप बोल सकते हो 4 हमारे पास पॉजिटिव। नंबर 1, मॉनिटरिंग स्टेशन एयर पोल्यूशन को देखने के लिए 1500 बनाने थे, 818 बना दिए। नंबर 2, सिटी स्पेसिफिक प्लान्स बनाने थे, सारी सिटीज के लिए एक्शन प्लान्स बन चुके हैं। नंबर 3, प्राण वेब पोर्टल जो खास तौर पे क्या मॉनिटर करता है, क्या डाटा आपको अवेलेबल करवाता है? नॉन अटेनमेंट सिटीज का डाटा आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवाएगा। और चौथा है कि 131 में से 95 सिटीज ने पीएम 2.5 एंड पीएम 10 का जो टोटल स्टैंडर्ड था उसको कम किया है, और उसमें से 20 सिटीज तो ऐसी हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट मतलब जितना पीएम 2.5 पीएम 10 चाहिए उतना वहां पे अटेन हो चुका है, टोटल 95 में कम हो चुका है, आप बोल सकते हैं, राइट? तो ये 4 आपने इंप्रूवमेंट याद रखनी है। देन उसके बाद है हमारे पास इश्यूज फेसिंग बाय द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नंबर 1 इशू इज अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस क्यों है? तो देखो, द क्लीन एयर प्रोग्राम एंड इट्स नेशनल एनालिसिस ऑफ पीएम 2.5 levels in cities for which data is available found that between 2019 से 2021 only 14 of 43 National Clean Air Program cities registered a 10% or more reduction in their PM 2.5 levels between 2019 से 2021। वो क्या बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 14 ही सिटीज हैं 43 में से। 43 में से 14 सिटीज है, मैंने पहले आपको नंबर दिया ना 43 सिटीज, 43 में से 14 सिटीज हैं जिन्होंने क्या है 10% से पीएम 2.5 जो है उसका लेवल डाउन किया है। तो मतलब 43 में से सिर्फ 14, बाकी आपके पास कितनी सारी सिटीज बची हुई हैं। तो आपको टाइम भी बहुत हो गया है, 5 साल हो गए आपको प्लान को लॉन्च किए हुए, इस प्रोग्राम को लॉन्च किए हुए, और 5 सालों के बाद भी सिर्फ 43 में से 14 सिटीज है जिन्होंने पीएम 2.5 को 10% से कम किया है। मतलब बाकियों में इससे भी कम होगा, 10% से भी नीचे वाला टारगेट को इन्होंने अचीव किया होगा, तो वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये कोई डाटा बहुत अच्छा नहीं है, आप बोल सकते हो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें देखो, Mumbai witnessed over 38% increase in 5 and about 37% increase in PM10 levels since 2019। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 38% इंक्रीज हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना इन 5, ये 5 नहीं, एक्चुअली ये PM 2.5 है, ये कट हो गया कहीं पे, अब वो सकते टाइपिंग वगैरह में कट हो गया।
PM 2.5 जो है उसमें 38% इंक्रीज हो गया मुंबई में, और PM 10 में 37% इंक्रीज हो गया। तो मतलब जहां पे कम होना चाहिए था PM 2.5 एंड PM 10, वो क्या है, मुंबई के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ये एक एग्जांपल है, इसको आप यूज कर सकते हो जब आप बोलोगे कि अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। तो आपने ये बोलना है कि मुंबई जो एक सिटी ने 131 सिटीज में थी, उसके अंदर PM 2.5 एंड PM 10 जो है उसका डाटा नीचे जाना चाहिए था, उसका टोटल कंसंट्रेशन नीचे आना चाहिए था, लेकिन वो क्या है 38% 2.5 में और 37% PM 10 में इंक्रीज हो गया है। मतलब वहां पे पोल्यूशन डाउन जाने की बजाय अप जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। नंबर 2, फंडिंग इश्यूज जो हमेशा रहते हैं। कोई भी सरकार का प्रोग्राम हो, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में क्या है, फंडिंग का इशू रहते रहता है कि पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है जितना रिक्वायर्ड है उस प्रोग्राम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए। नंबर 3 है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रूरल अर्बन एरियाज। द स्कीम फोकसेस ऑन एयर पोल्यूशन मिटिगेशन विद इन सिटीज व्हाइल इग्नोरिंग द रूरल एयर पोल्यूशन। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिर्फ 131 सिटीज की बात करता है, किसी भी रूरल एरिया की बात नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा आपके पास शहर है, अब जैसे दिल्ली है आपके पास, दिल्ली के अराउंड कोई गांव होगा तो वहां पे भी तो एयर क्वालिटी की प्रॉब्लम होगी ना ऑटोमेटिकली। उस गांव की एयर क्वालिटी डाउन करने की ये बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सिटीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हालांकि रूरल एरिया में भी ये फोकस होना चाहिए, फिलहाल के लिए सिर्फ अर्बन एरिया के ऊपर फोकस है। नंबर 4, स्लगिश इंप्रूवमेंट। स्लगिश इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि इंप्रूवमेंट हो तो रही है लेकिन बहुत कम, बहुत स्लो आप बोल सकते हो, वेरी स्लो। उसको हम अच्छा नहीं मानेंगे क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, अच्छी खासी आपको इसकी अचीवमेंट दिखनी चाहिए थी। 43 में से अभी बताया सिर्फ 14 सिटीज ने सिर्फ 10% कम किया है। अभी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी को अचीव नहीं किया, सिर्फ 10% कम किया। अभी उसको अचीव करना तो बहुत दूर की बात है। तो काफी स्लो इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट है लेकिन काफी ज्यादा स्लो है, वो गड़बड़ है। देन उसके बाद हमारे पास है नो कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज। None of the 131 non-attainment cities has completed their carrying capacity studies. Carrying capacity क्या है? Is the region's ability to accumulate and disperse emission while maintaining the breathable air quality. वो बोल रहे हैं कि 131 सिटीज में से किसी भी सिटीज ने अपनी कैरिंग कैपेसिटी को अचीव नहीं किया। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी एयर क्वालिटी जो है उसको इस लेवल की रखो कि वहां पे बिजनेस भी चल रहे हैं, इंडस्ट्री भी चल रही है, लेकिन लोगों के सांस लेने लायक एयर वो है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री का जो एमिशन होता है, जैसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े आपको चैनल्स देखने को मिलेंगे जहां से धुआं बाहर निकलता है, वहां पे आपको क्या लगाने पड़ेंगे, फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे कि वो इंडस्ट्री पोल्यूशन भी कर रही है लेकिन उस पोल्यूशन में PM 2.5 एंड PM 10 बाहर नहीं निकल रहा, वो उनके फिल्टर में ही जमा होता जा रहा है। धुआं बाहर निकल रहा है लेकिन उसमें ये पार्टिकुलेट मैटर नहीं है। इससे क्या है, वो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें भी जो सिटी में रहने वाले हैं उनको अच्छी एयर मिल जाएगी, क्या करने के लिए, सांस लेने के लिए। दैट इज द कैपेसिटी आप बोल सकते हो, उसको अचीव नहीं कर पाए हैं ये। ठीक है, रिडक्शन की है लेकिन जितना ये कर सकते थे उतना नहीं किया है। जितनी कैपेसिटी है सिटी की उस पोल्यूशन को कम करने की, वो आप नहीं कर पाए, तो वो गड़बड़ है आप बोल सकते हो। मतलब इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ हमारे पास है। दैट्स इट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सीधा क्वेश्चन, कि 5 साल हो चुके हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, इसकी अचीवमेंट्स एंड इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करो कि क्या क्या गड़बड़े हैं। तो आपको सीधे तौर पे ये पता होना चाहिए। और पीसीएस वगैरह एग्जाम जो होता है ना, उसमें तो सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। यूपीएससी में थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, पीसीएस में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या गड़बड़ चल रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ रिपोर्ट्स हैं जो न्यूज के अंदर चल रही थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। और एक चीज दिमाग में रखना, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो, दोनों ही एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो किसी रिपोर्ट या इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना, अगर आपको ना मिले तो फिर बता।
हर एक एग्जाम में, चाहे हरियाणा सिविल सर्विसेज हो, चाहे पंजाब सिविल सर्विसेज हो, चाहे आपका हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे यूपीएससी हो, हर जगह या तो सीधा क्वेश्चन पूछेंगे ये रिपोर्ट है किसके द्वारा निकाली गई। यूपीएससी तक ने ये सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ रहे हो। या फिर ये पूछा जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशन है, इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकाली जाती है, 1 2 3 4 आपने चूज कर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर अगर थोड़ा डिटेल में घुसे तो उस रिपोर्ट में क्या था उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स न्यूज में चल रही थी। नंबर 1 है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024। जब मैंने एग्जाम दिया था ना ये मतलब जो मेरा फर्स्ट क्लियर हो दैट इज 2020, जब कोविड चल रहा था, तो 2020 में मैंने क्या किया, जब पहली बार मतलब ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसमें मैंने क्या किया था, 3-4 पेज के ना ऐसे लिस्ट बना ली थी। सिर्फ इतना ही किया था कि रिपोर्ट का नाम, उसको पब्लिश कौन करता है, और उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये 3 चीजें लिखी थी। और ट्रस्ट में उसमें मैंने लिखी हुई थी 50-60 रिपोर्ट्स, उसमें से 2 रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया, समझ रहे हो। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा निकाली गई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अब यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे, अब देखो रिस्क की क्या बात कर रहे हैं, किस किस तरीके के रिस्क की ये बात कर रहे हैं। सो इंडिया टॉप 5 रिस्क, इंडिया के अंदर कौन कौन से 5 सबसे बड़े रिस्क हैं। नंबर 1, मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन। इंडिया की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सो इंडिया के लिए इन्होंने 5 रिस्क बताए हैं जो इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे बड़े रिस्क है। नंबर 1 है मिस इंफॉर्मेशन, मतलब गलत इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं। मतलब फेक न्यूज, ये सब हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे ना एक बड़ा चर्चा में विषय आया था कुछ साल पहले कि SC ST की रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। हालांकि कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं की गई थी, सिर्फ इतना किया गया था कि SC ST जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, ना कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर आपने रिजर्वेशन खत्म करनी है तो आपको संविधान के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 15-16 सीधे तौर पे रिजर्वेशन की बात करते हैं। अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन ऐड किया है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो कि फंडामेंटल राइट में, उसको ऐड किया गया है। वहां पे जस्ट एक एक्ट है कि अगर SC ST के खिलाफ कोई क्राइम होता है तो उसकी क्या सजा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी SC बंदे को कुछ ऐसे शब्द से बुलाया जो उसके लिए डेरोगेटरी हो जाता है, तो वो जो बंदा है वो सामने वाले पर्सन के ऊपर केस कर सकता है और सीधा 6 महीने के लिए उस बंदे को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी इंक्वायरी। ये गड़बड़ है। वहां पे इंक्वायरी को ऐड किया गया कि इंक्वायरी ऐड करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने सारे फेक केसेस आ रहे थे ना कि जिसमें बेवजह आप बोल सकते हो इल्जाम लगा के सामने वाले बंदे को उठा के जेल में डलवा दिया, और 6 महीने तक बेल नहीं होती उस चीज, नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है उसको। उसमें चेंज किया गया और लोगों के अंदर खबर क्या पहुंची कि SC ST की रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, दुनिया जहान में नारे लगाने लग गए, वो धरने के ऊपर बैठ गए, आप बोल सकते हो बहुत सारे धरने लगे थे उस टाइम, बहुत सारे। तो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन हमारे देश में बहुत फैलती है। नंबर 2 है इन्फेक्शियस डिसीजेस, जो इन्फेक्शंस हैं आप बोल सकते हो, इन्फेक्शियस डिसीजेस। बहुत सारी बीमारियां आए दिन आपको खबरों में देखने को मिलती हैं, बहुत सारी इन्फेक्शंस देखने को मिलती है, ये एक रिस्क है। नंबर 3 हमारे पास है इलिसिट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब क्या है, जो इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, जो लीगल मतलब लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, वो सारी इलीगल ही है। और हमारे देश में बहुत सारे लोग, ब्लैक मार्केट बहुत कुछ है हमारे देश में, आप बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास
इनइक्वालिटी इन वेल्थ एंड इनकम, इनइक्वालिटी इन वेल्थ एंड इनकम। हमें पता है ना कि हमारे देश में अराउंड अराउंड 1% जनता ऐसी है जो देश की मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ को आप बोल सकते हो होल्ड करती है। जैसे अंबानीज, अडानीज, ये कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके पास हमारे देश की मेजॉरिटी वेल्थ है। और अराउंड 10% जनता हमारे देश के अंदर ऐसी है जो अप्रोक्सीमेटली 90% टोटल वेल्थ को कैरी करती है। तो पीछे कितनी वेल्थ बची? सिर्फ 10% वेल्थ। और कितनी जनता बची? 90% जनता। तो हमारे देश में 90% जनता क्या है? या तो मिडिल क्लास है या फिर वेरी पुअर। मतलब क्या है? जो वेल्थ है सिर्फ कुछ हाथों में है। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है हमारे। अगर कोई गरीब है तो बड़ा गरीब है, अमीर है तो बड़ा अमीर है, ये गड़बड़ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद है लेबर शॉर्टेज। लेबर शॉर्टेज भी एक मुद्दा हो सकता है। देखो, लेबर शॉर्टेज का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जनता नहीं है, हमारे देश में भर भर के जनता है, लेकिन क्वालिटी लेबर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किल नहीं है। तभी हमारे यहाँ पे क्या है, स्किल इंडिया मिशन जैसी स्कीम्स उस दिन मैंने आपको लिखाई है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कितनी सारी स्कीम्स आपको बताई जो स्किल को डेवलप करेगी। अब देखो, ये जो 5 आपके पास रिस्क बताए गए हैं, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 2024 की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने इंडियन इकोनॉमी के 5 रिस्क कौन से बताए हैं? ये पांचों रिस्क किसके लिए है? इंडियन इकोनॉमी के लिए। समझ रहे हो? अब कहीं पे आप क्वेश्चन लिख रहे हो, मान लो हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हो, तो वहां पे ऐसे बीच में एक लाइन मेंशन कर दी कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेल्थ that is infectious diseases is one among the top 5 risks for Indian economy। आपका क्वेश्चन का आंसर एनरिच हो गया। इतने में सामने वाले को लगे अच्छा, बंदे ने बड़ा पढ़ा हुआ है कि इसको पता है कि अच्छा, ऐसे कोई रिपोर्ट भी आई थी और उसमें ये 5 रिस्क थे। ये 5 रिस्क आपने याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो मिस इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फेक्शियस डिसीजेज है, एक इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक वेल्थ एंड इनकम का जो इनइक्वालिटी है, और लेबर की शॉर्टेज है। ये 5 रिस्क आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। और किसने बताया है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ऑफ 2024। कौन निकालता है? हर साल रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इतना याद रखना है आपने, राइट। अब चलते हैं सेकंड रिपोर्ट के ऊपर कि दूसरी रिपोर्ट कौन सी हमें देखने को मिली जनवरी के अंदर। ये रिपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, साथ साथ ही कर ले तो अच्छा रहता है। नंबर 2 हमारे पास है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। सो 2024 का जो पासपोर्ट इंडेक्स है, देखो हर साल आपको ये पासपोर्ट इंडेक्स देखने को मिलता है। इसमें ये बताया जाता है कि कितने सारी डेस्टिनेशंस हैं जो इंडियन या किसी भी कंट्री के पासपोर्ट के ऊपर इजीली वीजा दे सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया वालों को कुछ कंट्रीज तो ऐसी होंगी जो भाग भाग के वीजा देती होंगी, और कुछ कंट्रीज क्या है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करती होंगी कि इंडियन सिटीजन को वीजा नहीं देना है। जितनी ज्यादा कंट्रीज आपके पासपोर्ट को वीजा देती हैं, उतना ही आपका पासपोर्ट टॉप पे आ जाएगा। अब यहां पे देखो, इसको निकालता कौन है? इट इज हेनले एंड पार्टनर्स। हमारे पास हेनले एंड पार्टनर्स करके एक इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा इसको निकाला जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये भी याद रखना, एक प्राइवेट कंपनी की तरह कंपनी जो इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। नंबर 2, रैंक्स पासपोर्ट बेस्ड ऑन द अलाउइंग डेस्टिनेशन विदाउट अ प्रायर वीजा। अच्छा, इसमें ये चीज भी है कि आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है अपनी कंट्री से जहाज चढ़ने के लिए। जहाज के ऊपर आपने टिकट ली और आप सिंगापुर में गए, सिंगापुर के एयरपोर्ट पे उतरे, वहीं पे आपको वो वीजा दे देंगे। वीजा तो देखो लेना पड़ेगा, लेकिन आपको सामने वाली कंट्री में जाके वीजा मिल जाएगा एट अ टाइम। एक होता है यहां से वीजा लेके जाना, एक होता है यहां से टिकट लेके चले जाना, सामने वाली कंट्री के एयरपोर्ट पे उतरना और उनकी अथॉरिटी आपको वहीं पे वीजा दे देगी।
तो ये चीज भी इसमें देखी जाती है। मतलब क्या है, बात वही होगी, कितना आपको वीजा दिया जा रहा है, आपके पासपोर्ट को कितना इजीली वीजा मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो, इंडिया रैंक्स 80th विद वीजा फ्री एक्सेस टू 62 नेशन। इंडिया का रैंक क्या है ये याद रखना है, इंडिया का रैंक है 80th, 80वें नंबर पे हम आते हैं। और हमें कितनी कंट्रीज हैं जो इजीली वीजा प्रोवाइड करती है, तो 62 कंट्रीज हैं जो इंडिया वालों को आप बोल सकते हो वीजा प्रोवाइड कर देती है इजीली। तो मतलब इंडिया ठीक ठाक रैंक पे है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। देन उसके बाद देखो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड जापान एंड सिंगापुर, कौन कौन सी टॉप 5 कंट्रीज हैं? टॉप 5 में सबसे पहले आपके पास है फ्रांस, पिछले साल जापान था, ठीक है, इस बार कौन हो गया? फ्रांस हो गया। नंबर 2 कौन है? जर्मनी है। नंबर 3 हमारे पास इटली है। नंबर 4 हमारे पास स्पेन है। एंड नंबर 5 हमारे पास जापान है। ये वो टॉप 5 कंट्रीज है, ये वो टॉप 5 कंट्रीज है जो क्या है, इस इंडेक्स को टॉप की है, आप बोल सकते हो। मतलब टॉप की कंट्री जिसको सबसे ज्यादा कंट्रीज आप बोल सकते हो वीजा प्रोवाइड करती है, वो इस बार कौन रहा है? फ्रांस रहा। पिछली बार कौन था? जापान था। ये अप डाउन होता रहता है क्योंकि सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, समझ रहे हो। तो ये टॉप 5 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आपको इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए, और ऐसा कोई पासपोर्ट इंडेक्स एग्जिस्ट करता है आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, और इकोनॉमी के साथ जो रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 की हमारे पास जो इस बार रिपोर्ट आई है, किसके द्वारा निकाली जाती है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोल देते हैं ना, तो इसके विद इन 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। 5 इंस्टीट्यूशंस को मिला के बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जब वर्ल्ड बैंक को डिस्कस करेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आते हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो देखो, ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन 2024 इज एक्सपेक्टेड टू बी हाफ द प्री पेंडेमिक एवरेज। अब ध्यान से देखो, प्री पेंडेमिक मतलब क्या है? 2019 के अंदर ग्लोबल ट्रेड की जो ग्रोथ थी, ग्लोबल ट्रेड जिस परसेंटेज से ग्रो कर रहा था उसका 50% ग्रोथ रेट रहेगा। कब? 2024 के अंदर, मतलब घाटे में। 2019 में जिस लेवल पे ग्लोबल ट्रेड जो है वो ग्रो कर रहा था, उसके आधे लेवल पे 2024 में जो ट्रेड है वो ग्रो करेगा, ये रिपोर्ट बता। तो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें से रिपोर्ट को, इस डाटा को आप मेंशन कर सकते हो कि प्री पेंडेमिक लेवल पे ग्रोथ ज्यादा थी, ग्लोबल ट्रेड ज्यादा अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर रहा था। पोस्ट पेंडेमिक आपको वो ग्रोथ रेट जो है वो कम देखने को मिल रहा है, मतलब कंट्रीज क्या है, ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू स्लो फ्रॉम 2.6 इन 2023 टू 2.4 इन 2024। 2019 से तो 50% है ही है, 2023 में इसका ग्रोथ रेट कितना था? 2.6%। अभी 2024 में कितना रहने वाला है? 2.4%। मतलब पिछले साल से भी इस साल ग्लोबल ट्रेड जो है उसकी ग्रोथ कम हो गई। अरे ग्लोबल ट्रेड का मतलब क्या है कि मान लो पिछले साल सारी कंट्रीज आपस में जो ट्रेड कर रही थी उसकी टोटल वैल्यू थी 100 रुपया, अगले साल हो जाती है 112 रुपए। 112 रुपए का मतलब क्या है? 12% इंक्रीज हुआ है ग्लोबल ट्रेड में। पिछले साल कितना ग्रोथ रेट था? 2.6। मतलब 2022 से
2.6% ज्यादा ट्रेड हुआ 2023 में। इस बार 2.4% का ग्रोथ रेट है। मतलब इस बार 2023 के मुकाबले ग्रोथ तो होगी, लेकिन 2.6% से नहीं, 2.4% से। समझ रहे हो? तो ग्रोथ रेट 2023 से कम है, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद देखो, डेवलपिंग कंट्रीज नीड्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अबाउट 2.4 ट्रिलियन पर ईयर टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड अचीव ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ 2030। अच्छा, ये आपने जरूर मेंशन करना है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है। कितना बताया उन्होंने, कितने ट्रिलियन डॉलर? 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो उन्होंने बोला कि 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है, आपने इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा किसको? डेवलपिंग कंट्रीज। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। सो जब जब हमारे देश के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया खर्चा कितना कर रहा है, या कितना इंडिया को खर्चा करना चाहिए इस चीज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पे आपने ये डाटा भी मेंशन करना है कि इस रिपोर्ट ने बताया है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक साथ आप बोल सकते हो टोटल 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। किसके ऊपर? अगर आप अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहते हो तो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इस बार बारिशें बहुत पड़ गई, तो क्या देखने को मिला कि जो किन्नू नहीं होते ऑरेंज, वो गिर रहे हैं। तो मतलब क्या है? उनकी प्रोडक्शन कम होगी, वेस्ट ज्यादा हो गया, उनका एक्सपोर्ट कम होगा, आपका ट्रेड कम हो गया। समझ रहे हो? तो क्लाइमेट चेंज सीधे तौर पे आपकी क्रॉप के यील्ड को इंपैक्ट करता है, और ज्यादा यील्ड होगा तो ज्यादा उसकी बिक्री होगी, कम यील्ड है तो कम बिक्री होगी। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड डाउन जा रहा है उसको आप हटाना चाहते हो, तो इतना पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को खर्च करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये डाटा याद रख लेना कि इतने ट्रिलियन पैसा आपको हर साल, प्रति साल इतना खर्च करना है सारी डेवलपिंग कंट्रीज को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिपोर्ट जो आती है वो भी अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे ऐड की गई है। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है, दैट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, वर्ल्ड लेवल पे कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितनी नौकरियां मिल रही हैं, एंड सोशल आउटलुक, उसकी वजह से समाज के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर ये एक रिपोर्ट है। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट की बात कर दी तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा पुराना है, 1920 के अंदर इसको बनाया गया था, 1920 के अंदर। और आज के टाइम पे जो आपका यूएन है, यूएन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है ये। यूएन के पास ना, यूनाइटेड नेशन के पास टोटल 15 स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर के बारे में बात करता है, लेबर के अधिकारों के बारे में बात करता है, राइट? उनके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जब बात आ गई तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका आ जाएगा जो रिपोर्ट को निकालेगा। सिंपल। उसके बाद देखो, डिस्पाइट अ स्लो डाउन ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 वर मॉडेस्टली हायर देन द एंटिसिपेटेड। तो यहाँ पे अभी ग्लोबल ग्रोथ जो है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है, उसकी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल 2023 में ठीक ठाक रहा, आप बोल सकते हो। ये बता रहे हैं कि 2023 में ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना। अगर इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगी? अगर ग्लोबल ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक रही है तो मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी ठीक ठाक पैदा हुई होंगी। एज सिंपल एज दैट। देन देखो,
The macroeconomic environment deteriorated significantly in 2023. The real wages declined in majority of G20 cities due to inflation. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब नेशनल लेवल पे। तो उसमें क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुआ, लेकिन वेजेस के अंदर उतना इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला। फॉर एग्जांपल सरकार क्या करती है, सरकार सैलरीज को बढ़ाती है किसके अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। अगर 2000 में कोई बंदा जॉब ज्वाइन करता था, मान लो सरकारी नौकरी ज्वाइन करता, तो उसकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होती थी, 10-12 हजार रुपए, 13 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, इससे ज्यादा नहीं होती थी। और इतने में ही वो बंदा काफी अच्छा लाइफस्टाइल रखता था, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन कम थी। जिस लेवल से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस लेवल पे तनख्वाह जो है वो सरकारें नहीं बढ़ा पा रही हैं, और ये ऑलमोस्ट G20 की जो कंट्रीज है हर जगह आपको देखने को मिला, और G20 का एक मेंबर इंडिया ही है। इंडिया में इस बार G20 की सारी मीटिंग्स हुई, क्योंकि इस बार प्रेसिडेंट कौन था G20 का, इंडिया था। चंडीगढ़ में भी मीटिंग हमें देखने को मिली। तो G20 दैट इज ग्रुप ऑफ 20, इसमें हमें ये गड़बड़ देखने को मिल रही है कि अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन वेजेस नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट रिपोर्ट जो आती है दैट इज डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इसको किसके द्वारा निकाला गया है, तो यहाँ पे काफी सारे इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ल्ड बैंक जो खास तौर पे डेवलपमेंट के लोन देता है। उसके बाद हमारे पास है WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास है OECD दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है UNCTAD, UNCTAD दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिलके इस रिपोर्ट को निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, the value of digitally delivered services increased nearly 4 times since 2005, growing at an average annual rate of 8.1% from 2005 से 2022। क्या बताया गया, देखो हमें पता है कि रिसेंट ईयर में डिजिटलाइजेशन हुआ है। डिजिटल सर्विसेज मतलब ऑनलाइन जो ट्रेड हो रहा है उसमें हमें कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बताया है कि 4 गुना इंप्रूवमेंट है। 2005 से 2022 का अगर हम देखते हैं तो हर साल प्रति साल आपको 8.1% की जो ग्रोथ है वो पर ईयर देखने को मिली है, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ है। डिजिटल ट्रेड बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये बोलना चाह रही है ये रिपोर्ट। डिजिटल ट्रेड मतलब ऑनलाइन ट्रेड, Amazon आपके पास भी है, कनाडा में भी है, USA में भी है, सेम फॉर मिंत्रा, हर जगह ही आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। देन उसके बाद देखो the developing economies require increased international financial and technical support for digital trade related areas। वो बोल रहे हैं कि जो छोटी छोटी कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज, देखो इंडिया तो ठीक ठाक कंट्री है, इंडिया तो 2047 में जाके अपने आप को डेवलप्ड भी डिक्लेयर करने वाला है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान आपके पास है, ईरान आपके पास है, बहुत पीछे आप बोल सकते हो कंट्रीज। वहां पे आपको फाइनेंस चाहिए, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस चाहिए, और एक आपको टेक्नोलॉजी चाहिए अगर इन कंट्रीज में आप डिजिटल ट्रेड को बढ़ाना चाहते हो तो। देन इनिशिएटिव्स लाइक WTO लेड एड फॉर ट्रेड, WTO का एक इनिशिएटिव है,
UNCTAD led e-trade for all, World Bank led digital advisory and trade assistance fund can help. तो ये इंस्टीट्यूशंस IMF को छोड़ दो, बाकी सब ने, WTO ने, UNCTAD ने, वर्ल्ड बैंक ने, इन्होंने क्या किया है, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं वर्ल्ड लेवल पे डिजिटल ट्रेड को बढ़ाने के लिए। क्योंकि डिजिटल ट्रेड करना इज इजी एज कंपेयर टू मैनुअल ट्रेड करना। मैनुअल ट्रेड के लिए आपको एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। मैनुअल ट्रेड के लिए आप बोल सकते हो मैनुअली चीजों का एक्सचेंज होगा, डिजिटल ट्रेड में वैसा नहीं होता है। आज आप देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग क्या है, शॉप में जाने के बजाय ऑनलाइन चीजें परचेज कर लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिसेंटली मेरी जो उसमें आया, पहले ये होता था हम ग्रोसरी वगैरह के लिए स्टोर पे जाते थे, ग्रोसरी स्टोर पे। अभी क्या है, आप ऑनलाइन, जैसे स्विगी है, स्विगी से आप क्या कर सकते हो, घर बैठे आप ग्रोसरी स्टोर से मंगवा सकते हो, 10-12 मिनट में आपके पास सामान आ जाता है, कुछ मर्जी मंगवाओ, ग्रोसरी स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं, कुछ मर्जी मंगवाओ, एनीथिंग। ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का आप बोल सकते हो ट्रेड ही चल रहा है, लेकिन ये रिटेलर एंड कस्टमर के बीच में है। और यही इंटरनेशनल लेवल पे आप बोल सकते हो दो ट्रेडर्स के बीच में भी होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद हमारे पास जो करंट अफेयर है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू टी इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो जब टी की बात आती है ना, तो टी दुनिया में पिए जाने वाली सेकंड ड्रिंक है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्या ड्रिंक करते होंगे, कॉफी? सबसे ज्यादा क्या ड्रिंक करते होंगे, पानी। सबसे ज्यादा जो ड्रिंक किया जाता है दैट इज वाटर। तुम्हारे सामने तो पी रहा हूं, इतनी चाय पीता हूं मैं नहीं। टॉप पे अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है वाटर। वाटर के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज पी जाती है दैट इज टी, चाय। दुनिया में बहुत चाय पी जाती है। और ये जो चाय है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो 3 जगहें हैं आपके पास। एक तो है देखो इंडिया, एक है चाइना, एक है म्यांमार। ये 3 वो एरियाज हैं जो सारे के सारे क्या है, एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे ट्रेड डेवलप हुई है। चाइना में ये बोला जाता है कि आज से 5000 साल पहले भी चाय पी जाती थी। 5000 साल मतलब जब आप वैदिक काल को पढ़ते हो, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हो, इतना पुराना, इतने हजार साल पहले भी चाय पी जाती थी। समझ रहे हो, मतलब जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, जो कंटेम्परेरी थी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वहां पे चाय पी जाती थी, इतनी पुरानी है। लेकिन ये फेमस कब हुई है, खास तौर पे जब यूरोपियन कंट्रीज आप बोल सकते हो एशिया में कॉलोनीज बनाना उन्होंने स्टार्ट किया, राइट। तो इसमें देखो, द टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया has issued a warning about challenges reminiscent of the dark phase of 2002 से 2007 in the country's tea industry. Recently, जो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो खास तौर पे आपको कलकत्ता के अंदर देखने को मिलेगी, तो कोलकाता में ये जो आपकी एसोसिएशन है, इनके द्वारा वार्निंग निकाली गई है कि जैसा फेस, जैसा दौर हमने 2002 से 2007 में देखा था, मतलब उस टाइम पे टी इंडस्ट्री बहुत डाउन चल रही थी, वो जो दौर है वो दोबारा से आ सकता है टी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में। मतलब क्या है, टी इंडस्ट्री डाउन जा रही है, टी इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है प्रेजेंट। टी के प्राइसेस उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं जितनी इन्फ्लेशन बाकी कमोडिटीज में हुई है। टी उगाने के लिए जो सामान लगता है वो महंगा हो गया है, लेकिन टी उसी दाम पे बिक रही है। तो मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो वो प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और ये इंडस्ट्री डाउन जाएगी, इसकी ग्रोथ। तो यही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द क्राइसिस इन टी इंडस्ट्री इंक्लूड, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टी इंडस्ट्री में हमें गड़बड़ देखने को मिल रही है। नंबर 1 इज स्टेगनेंट प्राइसेस। प्राइसेस अटक गए हैं, आप बोल सकते हो प्राइसेस वहीं अटक गए, लेकिन बाकी सब चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, टी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। समझ रहे हो, टी महंगी नहीं हो रही, लेकिन टी को उगाने के लिए जो चीजें चाहिए उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ नहीं रहा। नंबर 1 प्रॉब्लम।
नंबर 2, ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई अच्छी खासी है, डिमांड उतनी है नहीं, डिमांड उतनी है नहीं तो कमोडिटी का प्राइस डाउन जाएगा। जैसे आलू बहुत उगा लो तो बहुत सस्ते बिकेंगे, वैसे टी बहुत उगा लो तो सस्ती बिकेगी। कम उगेगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगा। तो ओवर सप्लाई भी एक प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 3 हमारे पास है अ वाइडनिंग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। वही चीज आ गई, डिमांड एंड सप्लाई में गैप बढ़ रहा है। एक तो ये होता है कि डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, मतलब कोई गैप नहीं है। एक है डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, मतलब सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है तो इतना गैप है, इतनी है तो इतना गैप है, और बढ़ जाएगी तो गैप बढ़ जाएगा। जितना गैप बढ़ता जाएगा, जितनी ओवर सप्लाई होगी, उतने प्राइसेस डाउन जाएंगे, सिंपल। देन स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज सच एज श्रीलंका एंड कीनिया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी टी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पी जाती। देखो, इंडिया में टोटल जो टी की प्रोडक्शन होती है उसमें 80% इंडिया में कंजम्पशन हो जाती है। मतलब हमारी जो टोटल टी की प्रोडक्शन है ना, उसमें से 80% जो प्रोडक्ट है वो तो इंडियंस के लिए रख लिया जाता है, क्योंकि इंडिया में टी की बहुत डिमांड है। बाकी जो 20% है वो तो आप एक्सपोर्ट करते हो। उसमें भी अभी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि कीनिया की टी और श्रीलंका की टी कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्लेस कर रही है इस मामले में। तो मतलब हमारा टी का एक्सपोर्ट भी डाउन आ सकता है, तो इंडस्ट्री अगेन डाउन जाएगी। देन उसके बाद Number 5, costs of vital input grew by 9 to 5% during the last decade, while tea prices rose by 4%. ये गड़बड़ है ना? जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कि सरकार कनक का बीज जो है वो महंगा कर दे, लेकिन कनक का प्राइस उतना ही रहे, तो इससे क्या होगा? आपकी इनपुट ज्यादा गई है, आउटपुट उतनी है, तो आपका प्रॉफिट डाउन चला जाएगा। अगर इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट का प्राइस भी अच्छा होना चाहिए। उन्होंने बोला कि इनपुट कॉस्ट तो 9% से 15% के बीच में इंक्रीज हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन जो टी का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 4% से इंक्रीज हुआ है। तो मतलब इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ी है और आउटपुट जो आपका प्रोडक्ट है उसके प्राइस उतने बढ़े नहीं, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा नीचे हमारे पास एक कीवर्ड दिया गया, दैट इज अरोमा। अरोमा जो है, हर एक शब्द का, हर एक आपके अल्फाबेट का कुछ ना कुछ मतलब है। तो यहाँ पे देखो, यू कैन राइट द कीवर्ड अरोमा, कीवर्ड फॉर टी प्रमोशन। टी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक शब्द आप यूज कर सकते हो, अरोमा। ए का मतलब है असिस्टेंस टू द स्मॉल ग्रोवर्स, मतलब जो छोटे छोटे टी प्रोड्यूसर्स हैं उनको असिस्टेंस दी जाए, मतलब उनको हेल्प दी जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सकती है, टेक्निकल असिस्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, साइंटिफिक असिस्टेंस हो सकती है कि कौन सा बीज लगाओ, कौन सी टी लगाओ, आपकी खेती में जो आपका खेत है, जो सॉइल है, उसमें क्या डालो, वो सब चीजें हो सकती है। नंबर 2, री एनर्जाइज। आर का मतलब है री एनर्जाइज टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑगमेंट एक्सपोर्ट एंड फोकस ऑन हाई वैल्यू मार्केट। री एनर्जाइज करना है, क्यों करना है, मतलब क्या है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करनी है। उससे क्या होगा? जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि आप टी का एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब आप लेके गए, मान लो इधर वेस्ट बंगाल वगैरह में, असम में बहुत उगती है, तो मान लो आप लेके गए वहां पे, जो मेजर पोर्ट है वो है कलकत्ता पोर्ट, ठीक है? कलकत्ता पोर्ट में आप लेके गए, वहां से आपने एक्सपोर्ट करना है, बट आपकी टी को वहां पे 3-4 दिन वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बिजी है शिप्स सारे। तो वो 3-4 दिन के लिए एक तो आपकी टी ट्रकों के अंदर ही पड़ी रहे, और वहां पे बारिशें भी बड़ी होती है, बारिश होगी, टी सारी खराब होगी, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे। एक आपके पास वहां पे क्या है? स्टोर्स बने हुए हैं कि अगर 4 दिन आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए डिले हो रहा है तो आप उस स्टोर में उसको स्टोर कर सकते हो, एज इट इज वो प्रोडक्ट बाद में 4 दिन के बाद एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, वो करने की जरूरत है। देन उसके बाद ओ पे है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक टी की प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल दुनिया पागल हो रखी है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। समझ रहे हो ये चीज? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए दुनिया पागल है। किसी को पता है ये ऑर्गेनिक, अब पीछे भागते हैं उसके कि ये ऑर्गेनिक चीज हम खाएंगे, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है। जब ऑर्गेनिक उगता था तब तुम्हें केमिकल्स चाहिए, जब केमिकल उगते तब तुम्हें ऑर्गेनिक चाहिए। समझ रहे हो?
और साथ में जीआई टी, जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे दार्जिलिंग की टी है। अब दार्जिलिंग की टी हम बोलते हैं, अगर कोई बोले कि दार्जिलिंग की टी है तो मन में एक बात आती है कि अच्छा बड़ी हाई क्वालिटी टी ये होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि दार्जिलिंग टी को शैंपेन ऑफ टी बोला जाता है। मतलब टीज में जो सबसे सुपीरियर है, सबसे अच्छी टी जो है दैट इज दार्जिलिंग की टी। अब उसको जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसको मिला हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में दार्जिलिंग टी सिर्फ वेस्ट बंगाल में उगती है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में। तो मतलब क्या है, वो प्रमोट हो चुकी है, उसकी एक स्टैंडर्ड है, एक रिकॉग्नाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे। तो ऐसी जीआई टैग वाली जो टीज है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाओ तो वर्ल्ड लेवल पे उसकी बिक्री ज्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास है एम, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रेंथन लोकल सप्लाई चेन्स। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि मॉडर्नाइज करो पूरे सिस्टम को। सप्लाई चेन मतलब खेत से लेके हमारे घर तक टी पहुंचने का जितना भी पूरा प्रोसेस है वो सब सप्लाई चेन है। खेत से हमारे चाय के कप तक जो पूरा प्रोसेस है। अब देखो दार्जिलिंग में चाय उगी, फिर उस चाय को फिल्टराइज किया गया। फिल्टराइज करना मतलब जो गंद वंद है उसको निकाला और उसको प्योरीफाई करके फिर क्या उसकी पैकेजिंग की गई, किसी न किसी कंपनी के पास गई, फिर वहां से दिल्ली आई, दिल्ली से आगे किसी ने खरीदा, होल सेल से वो आगे गई, फिर वो रिटेलर के पास गई, रिटेलर से हमने खरीदा और फिर हमारे कप में आई। वो पूरा जो प्रोसेस है दैट इज सप्लाई चेन, कि खेत से आपके कप तक वो सप्लाई कैसे पहुंच रही। उसको मॉडर्नाइज करना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना। जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, नए नए व्हीकल्स आ गए हैं, नए नए रोड्स बन रहे हैं, जिससे क्या है आपको ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की टी देखने को मिल रही है। अभी आपको ऐसी टीज भी देखने को मिलती है कि उसको आप डालोगे ना गर्म पानी के अंदर, वो पत्ते ऐसे खुल जाते हैं। ये पहले नहीं होता था, वो पत्ते ऐसे खुल जाते हैं। वो क्या है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि एज इट इज पत्तों को वो सुगड़ के दाने से बन जाते हैं, उसको आप उबालोगे वो खुल जाते हैं। ग्रीन टी आपको देखने को मिलती है एंड ऑल। ये सब क्या है, ये मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी है। डिप वाली टी आपको देखने को मिलती है, ये क्या है, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी ही है। पहले ऐसी डिप वाली टीज कौन सी होती थी? अपने मॉम डैड से पूछना कि उनके टाइम से डिप वाली टी होती थी? उस टाइम पे नहीं होती थी। अगर वो होती भी थी तो वेरी रेयर। आज हर कोई खरीद सकता है उसको, है ना। देन लास्ट है ए, दैट इज अडेप्टेबिलिटी, मेक टी प्लांटेशन मीट द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हमारे इंडिया में जो टी की प्रोडक्शन है, तीन चार एरियाज हैं जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है। वो तीन एरियाज हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं? एक तो है आपका नॉर्थ इंडिया, हिमाचल में अगर आप देखोगे तो कांगड़ा की टी को जीआई टैग भी मिला हुआ है, कांगड़ा टी जो है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कांगड़ा की टी। अभी ये कांगड़ा की टी की प्रोडक्शन भी कम हो रही है, मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले वाले लेक्चर्स में। क्यों? क्योंकि कांगड़ा की टी की प्रोडक्शन इसलिए कम हो रही है क्योंकि उसकी बिक्री कम हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है किसानों को। दूसरा हमारे पास ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर दो स्टेट्स आती है, वेस्ट बंगाल एंड असम। वेस्ट बंगाल एंड असम, सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन इन दो एरियाज में होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे देन यहाँ। उसके बाद नीचे इंडिया में आपको साउथ इंडिया में भी टी की प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन एरियाज। लेकिन यहाँ पे टी की प्रोडक्शन कम है, यहाँ पे कॉफी की प्रोडक्शन ज्यादा है। और तीनों जगहों पे अगर आप देखोगे तो आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? तो आपको देखने को मिलेगी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का मतलब क्या होता है? ऐसी सॉइल जो उन एरियाज में मिलती है जहां पे एक दिन बारिश एक दिन धूप, एक दिन बारिश एक दिन धूप, जिससे आपको दानेदार सी सॉइल मिलेगी। ब्रिक सॉइल भी उसको बोल दिया जाता है। उस सॉइल में सबसे ज्यादा टी की प्रोडक्शन एंड कॉफी की प्रोडक्शन होती है। ये तीन मेजर रीजन है जहां पे टी की प्रोडक्शन होती है। पंजाब में होती है, गुजरात में होती है, राजस्थान में नहीं। ये तीन एरियाज हैं खासतौर पे, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में वेस्ट बंगाल एंड असम खास तौर पे, एंड साउथ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये एरियाज। द टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, इसको 1956 के अंदर बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। काम सिंपल है, टी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना, टी की इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना, उसी के लिए बनाया गया है।
नीचे आपके पास एक इमेज है जिसमें काफी सारी चीजें आपको बताई गई हैं। एरियाज देखो, ध्यान से देखो, नीचे वही चीज जो हमने डिस्कस की है वही बनी हुई है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा ओडिशा दिखाया गया है आपको थोड़ा सा, कि ओडिशा में भी थोड़ी बहुत टी की प्रोडक्शन होती है। अदरवाइज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऊपर वाला एरिया हो गया, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश, नीचे साउथ इंडिया हो गया, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, टी इज पॉपुलर बीवरेज मेड फ्रॉम द कैमेलिया सिनेसिस प्लांट। उसका साइंटिफिक नेम कैमेलिया सिनेसिस प्लांट, नाम याद रखना। इट इज द सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे है वाटर, वाटर के बाद चाय सबसे ज्यादा पी जाती है पूरे वर्ल्ड में। टी इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ म्यांमार एंड साउथ वेस्ट चाइना। और चाइना में आज से 5000 साल पहले भी टी जो है इसको पिया जाता था। ग्रोथ कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कॉटन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, शुगर केन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कंडीशंस चाहिए इन क्रॉप्स को उगाने के लिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। टी के लिए देखो ध्यान से, टी रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मैंने आपको क्या बताया, एक दिन बारिश एक दिन बहुत धूप, एक दिन बारिश एक दिन बहुत धूप, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव डेज यहाँ पे होते हैं, वहां पे टी की प्रोडक्शन होती है। हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर जो है वो हवा के अंदर अच्छा खासा होना चाहिए। वाटर कंटेंट कितना है हवा के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। और दूसरी चीज क्या है, हॉट मतलब समर होना चाहिए, गर्मियां ठीक ठाक होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, कांगड़ा से ऊपर आपके पास चंबा है, कांगड़ा से ऊपर आपके पास लाहौल स्पीति है, वहां पे क्यों नहीं होगी ये प्रोडक्शन। साउथ इंडिया में पूरा साल गर्मी रहती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये जो स्टेट्स हैं जो समुद्र के पास लगती है, क्योंकि समुद्र के पास जो स्टेट्स लगती है वहां पे मौसम बहुत डाउन नहीं जाएगा, टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं जाएगा, तो वहां पे ये टी की प्रोडक्शन होती है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। नंबर 2, अगर आप देखो, टेम्परेचर चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, पूरा साल इसकी रिक्वायरमेंट है कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और रेनफॉल जो है एनुअली वो 150 से 300 सेंटीमीटर, मतलब अच्छी खासी रेन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला हर दूसरे दिन रेन होगी, फिर ही लेटेराइट सॉइल बनती है जहां पे ये उगती है। देन उसके बाद वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल, मतलब ऐसा नहीं कि एक सीजन बारिश होगी दूसरे सीजन नहीं होगी जैसे पंजाब में होता है, वो चीज नहीं, पूरा साल बारिश होनी चाहिए। और एवरेज बारिश होनी चाहिए 150 से 300 mm, राइट। देन उसके बाद इट ग्रोज वेल इन स्लाइटली एसिडिक सॉइल विद पोरस सब सॉइल इन द हिल रेंजेस। ध्यान से देखो, नीचे भी हिल रेंजेस हैं, यहाँ पे भी हिल रेंजेस हैं, यहाँ पे भी हिल रेंजेस, तो खास तौर पे आपको ये माउंटेनियस हिल एरियाज में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो सॉइल है उसकी पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब दानेदार सी सॉइल होनी चाहिए, समझ रहे हो, दानेदार सी सॉइल मतलब इजिली पानी नीचे चला जाए। अगर टी की जो खेती है जहां पे आप कर रहे हो वहां पे पानी खड़ा हो गया ना, तो जैसे हम बोलते हैं इसके लिए, कॉटन के लिए, कि अगर पानी खड़ा हो जाएगा तो वो कॉटन खराब हो जाती है। अभी तो कॉटन खास तौर पे कौन सी सॉइल में उगती है, ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल इज लाइक अ स्पंज, पानी डाला सोख लेती है उसको। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, पानी खड़ना नहीं चाहिए। सेम चीज यहाँ पे, मॉइस्चर होना चाहिए, पानी खड़ना नहीं चाहिए। अगर पानी खड़ गया तो ये क्रॉप खराब हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए पोरस सॉइल आपको चाहिए। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 150 से 300 mm आपकी रेनफॉल, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, एंड आपके पास दानेदार जो पोरस सॉइल है वो होनी चाहिए। देन देखो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ग्लोबली, लार्जेस्ट ब्लैक टी प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा जो ब्लैक टी है, जो काली चाय है, वो हमारे देश में उगती है। ओवरऑल टी की अगर हम बात करें, उसमें ग्रीन टी भी आ जाएगी, आपके पास ब्राउन टी भी आ जाए, अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती है टी की, आप बोल सकते हो। उसमें चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इंडिया आता है, नंबर 1 पे चाइना है। लेकिन ब्लैक टी की अगर हम सिर्फ बात करें, वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा उगती है, क्योंकि चाइना में ग्रीन टी वगैरह काफी उगती है, हमारे देश में इतनी नहीं उगती है ग्रीन टी। देन उसके बाद देखो, with the majority of its annual tea production coming from Assam and West Bengal, मतलब सबसे ज्यादा टी की प्रोडक्शन इन दो स्टेट्स में होती है जो आपको ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा कॉफी, सबसे ज्यादा साउथ में, सबसे ज्यादा टी वहां पे, नंबर 2 पे यहाँ पे, नंबर 3 पे यहाँ, इस तरीके से ये रहता है। देन उसके बाद देखो, इंडिया अमंग द वर्ल्ड टॉप टी कंज्यूमिंग कंट्रीज विद 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कंज्यूम्ड डोमेस्टिकली।
इंडिया में टी की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है, नंबर 2 पे आते हैं। इंडिया में टी की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। टोटल जितनी टी हम प्रोड्यूस करते हैं 80% उसमें से हमारे देश में कंज्यूम हो जाती है, सिर्फ 20% बचती है एक्सपोर्ट के लिए। ये भी एक गड़बड़ है, समझ रहे हो। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है उनका, समझ रहे हो। नेक्स्ट, India is fourth largest tea exporter globally and export to over 25 countries. The majority of the tea exported is black tea, with Darjeeling, Assam and Nilgiri tea being among the finest in the world. दुनिया में दार्जिलिंग की टी मतलब वेस्ट बंगाल की टी, असम की टी एंड नीलगिरी। नीलगिरी आपको कहां पे मिलेगा? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक हिल रेंज है नीलगिरी, जिसको ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है, वहां वाली टी, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। कांगड़ा टी की डिमांड वर्ल्ड लेवल पे इतनी अच्छी नहीं है, और इंडिया चौथे नंबर पे आता है टी के एक्सपोर्ट में, क्योंकि प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अराउंड 25 कंट्रीज है जिनको हम टी एक्सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद देखो जीआई टैग, दार्जिलिंग टी इज नोन एज शैंपेन ऑफ द टीज विद फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट। तो इंडिया में चाय, अगर सबसे पहले किसी चाय को इंडिया के अंदर जीआई टैग दिया गया तो वो कौन सी है? दार्जिलिंग टी। दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, द टी बोर्ड ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग द टी इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ये 1956 में बनी है, 53 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। फॉरेन ऑफिस आपके दुबई एंड मॉस्को के अंदर भी देखने को मिलेंगे, इसके फॉरेन दफ्तर भी हैं। और इंडियन टी इंडस्ट्री अराउंड 1.16 मिलियन जनता को जॉब प्रोवाइड करती है। तो मतलब अच्छा खासा जॉब का भी इसका बेस है, 1.16 मिलियन लोगों को जॉब टी इंडस्ट्री में मिलती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दार्जिलिंग जू। दार्जिलिंग अगेन वही दार्जिलिंग टी जहां पे है वहीं पे दार्जिलिंग जू होगा। दार्जिलिंग आपको कहां पे मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। सो दार्जिलिंग जू की ये बात कर रहे हैं। कहां पे मिलेगा आपको ये? वेस्ट बंगाल के अंदर। अब ये न्यूज में क्यों चल रहा था तो देखो, दार्जिलिंग जू होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड इन कैप्टिविटी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड आपने सुना होगा, स्नो लेपर्ड इन कैप्टिविटी मतलब निगरानी के अंदर है जो। वैसे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं मिलते, वो चाइना में मिलते हैं। लेकिन कैप्टिविटी मतलब आपकी निगरानी में स्नो लेपर्ड हैं, आपने खास तौर पे पाले हैं, डेवलप किए हैं, उनकी ब्रीडिंग की है, मैनुअली आप बोल सकते हो उसकी ब्रीडिंग की गई है। तो उसकी अगर हम बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेंगे? दार्जिलिंग जू में। जब कैप्टिविटी वाला पूछे, वैसे पूछ ले तो चाइना में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया के अंदर नहीं। कैप्टिविटी मतलब निगरानी के अंदर स्नो लेपर्ड्स को कहीं पे रखा गया है, वो सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगे आपको? वेस्ट बंगाल के जू के अंदर। बोस्ट 14 इंक्लूडिंग 6 cubs, मार्किंग द सक्सेस स्टोरी फॉर इंडियाज लोन कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था इस जू के अंदर। मतलब क्या है, आप जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग को बचा के रखना चाहते हो, मतलब अच्छे क्वालिटी के बच्चे पैदा हो, जिससे क्या है ये स्पीशीज को बचाया जा सके। अब हमारे पास जैसे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल इज स्नो लेपर्ड। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? स्नो लेपर्ड। लद्दाख जो यूटी है उसका क्या है? अगेन स्नो लेपर्ड। इस चीज को आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज द कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम? द कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम इज द साइंस ऑफ कंजर्विंग स्पीशीज बाय प्रिवेंटिंग इमिनेंट population collapse in the wild due to large number of eliminative pressure, that is habitat loss, habitat fragmentation, industrialization, poaching, illegal trade, climate change etc. तो यहाँ पे देखो एक स्पेशल आपके पास एरिया क्रिएट किया जाएगा
जिसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसमें स्नो लेपर्ड क्या है, रह सकते हैं, और जिसमें स्नो लेपर्ड बच्चे पैदा करते हैं और उनकी पॉपुलेशन बनी रहती है। क्योंकि नेचर में अगर हम बात करें, नेचुरली जंगलों में अगर हम बात करें, तो पोचिंग बहुत होती है, मतलब इनको मारा जाता है, बेचा जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका हैबिटेट खराब हो रहा है। अब देखो, अगर आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वहां पे रहने वाले एनिमल्स का क्या होगा? वो तो ग्लेशियर के एरिया में ही रहते हैं, वो तो बर्फ में ही उनका हैबिटेट है। अगर बर्फ पिघल जाएगी तो वो जंगलों में तो रह नहीं पाएंगे, आप बोल सकते हो। तो उन सब चीजों से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक स्पेशल हमारे पास डेडिकेटेड एरिया है कि यहाँ पे इनको बचा के रखेंगे। जैसा हैबिटेट चाहिए, ये जो जू है उसको वो प्रोवाइड करेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन बनी रहेगी। The Snow Leopard Conservation Breeding Program at Darjeeling Zoo, established in 1985, is the first and the only of its kind in India. A key feature of the program is careful use of diverse genetic pool for breeding snow leopard. तो यहाँ पे 1985 में इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। देखो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइगर मिशन है, टाइगर प्रोग्राम है, एलिफेंट प्रोग्राम है, स्नो लेपर्ड है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 1985 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और खास तौर पे ये कहां पे चल रहा है? इस जू के अंदर। एकमात्र प्रोग्राम है इंडिया का जो क्या है, कंजर्व करेगा किसको? स्नो लेपर्ड्स को। और यहाँ पे ध्यान क्या रखा जाता है कि ब्रीडिंग किस तरीके से हो रही है, मतलब बच्चे किस तरीके से पैदा हो रहे हैं। तो देखो, अगर इनके जीन्स वीक हो जाएंगे, जीन्स वीक हो जाते हैं, तो स्पीशी कैसे खत्म होती है? स्पीशी इस तरीके से खत्म होती है कि आसपास क्लाइमेट चेंज हुआ, उस स्पीशी के अंदर जो मदर्स हैं, जो फादर्स हैं, उनके अंदर क्या है, जेनेटिकल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होने बंद हो जाते हैं, पुराने वाले मर जाते हैं, स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई। आपने क्या इंश्योर करना है कि इनका जेनेटिक पूल, मतलब वो जो जीन्स है मदर एंड फादर्स के अंदर स्नो लेपर्ड के, वो बने रहे अच्छी क्वालिटी के जीन, जिससे क्या है, अच्छी क्वालिटी के बच्चे पैदा हो। और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? उनका जो सूटेबल एनवायरनमेंट है वो उनको प्रोवाइड कर, और वही ये जू जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहा है अंडर दिस मिशन। सिंपल, जो 1985 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे देखो, रिसेंटली जो किर्गिस्तान है हैज ऑफिशियली चूजन स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल। जैसे हमारा नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड, तुम्हें यही नहीं पता, इतना सोच रहे हो? मोर नहीं है नेशनल बर्ड? फिर बोल क्यों नहीं रहा? नेशनल ट्री, पीपल का पेड़, बरगद, वेरी गुड, हो गए तुम तो पार। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एरियाज हैं। सबसे पहले देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान है, हमारे साथ लगता है। हिमालयज है अफगानिस्तान में, बिल्कुल है। भूटान हमारे साथ लगता है, हिमालयज है। चाइना हमारे साथ लगता है, हिमालयज है। इंडिया तो है ही है। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में पड़ता है। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया में पड़ता है। मंगोलिया चाइना एंड रशिया के बीच में, चाइना एंड रशिया के बीच में। देन नेपाल इंडिया के साथ लगता है। पाकिस्तान इंडिया के साथ लगता है। रशिया चाइना के ऊपर। तजिकिस्तान इंडिया के बिल्कुल क्लोज है। उज्बेकिस्तान इंडिया के बिल्कुल क्लोज है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें दो ही एरियाज है, एक तो सेंट्रल एशिया है और एक आपका हिमालयन रीजन। इन दो एरियाज में खास तौर पे आपको स्नो लेपर्ड जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम देखें इनकी टोटल पॉपुलेशन, तो अराउंड 4000 से 6500 के बीच में आपको स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा चाइना के अंदर है, 700 से 800 के बीच में पॉपुलेशन चाइना में आपको देखने को मिलेगी। देन हमारे पास हेमीज नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल बोला जाता है। आप बोल सकते हो कि इसको हेमीज नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख को, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। देन स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, स्नो लेपर्ड लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। लद्दाख यूटी है, उसका स्टेट एनिमल। देन स्नो लेपर्ड ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये खास तौर पे ये जो ट्रस्ट है ये स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के ऊपर खर्चे करता है, उसका ध्यान देता है।
देन कंजर्वेशन एफर्ट की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम एम्स टू सिक्योर 20 लैंडस्केप अक्रॉस द स्नो लेपर्ड रेंज बाय 2020। मतलब ये जो सारी कंट्रीज मैंने आपको बताई ना, इन कंट्रीज में स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए एशिया में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और 2020 तक कंजर्व किया गया। स्नो लेपर्ड अच्छे खासे कंजर्व किए गए, इतनी कोई पॉपुलेशन डाउन नहीं जा रही। देन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है ये सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 2009 के अंदर लॉन्च किया गया। फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम। हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे, पहाड़ों वाले इलाके में ऊंचाई पे टेम्परेचर होता है कम, जिसकी वजह से क्या जमती है, बर्फ, और उसी बर्फ में रहते हैं स्नो लेपर्ड। सो उस इकोसिस्टम को हमने क्या करना है, कंजर्व करना है। जैसे हम बोल देते हैं कि अभी हमारी बर्फ पिघल रही है, अब बर्फ पिघल रही है तो मतलब क्या है, गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें, इनिशिएटिव्स लाइक हिमल संरक्षण रिकॉग्नाइज लोकल कम्युनिटीज रोल इन प्रोटेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन। तो यहाँ पे लोकल लेवल पे हिमाचल प्रदेश लद्दाख के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा कि जनता को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो इनको कंजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि जनता के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। लेपर्ड आपने हमेशा देखा होगा गांव में घुस जाता है, हिमाचल में तो अक्सर ही आपको देखने को मिलेगा गांव में घुस जाते हैं। अब वहां पे उसको मार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग मारते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन पहले ही कम है, तो वो खत्म हो जाएंगे एक टाइम पे तो आके। देन उसके बाद है कंजर्वेशन एफर्ट इन इंडिया स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन काउंट इंट्रोड्यूस फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल फॉर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग इन 2019 में हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, काउंट करना स्टार्ट किया कि हमारे देश में कितने लेपर्ड है। जैसे हम टाइगर के लिए करते हैं ना, हर साल काउंटिंग आती है कि इतने बढ़ गए इतने, वो लेपर्ड वाला 2019 से स्टार्ट किया। Then ministry's recovery program, snow leopard is one on the list of 21 critically endangered species for recovery. अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जो खासतौर पे इसके साथ रिलेटेड रहेगी, तो उनके पास 21 ऐसी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर बहुत ध्यान वो देने वाले हैं। उसमें से एक है स्नो लेपर्ड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें, कंडक्टेड एट पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इसको आप बोल सकते कंडक्ट किया गया है। दैट्स इट। इसी से हमारी ये जो पीडीएफ है ये खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वाला फिर हम नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर का लेक्चर होगा सैटरडे को, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कोशिश करेंगे, मैंने मैडम को बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स रख देना जो कि जल्दी जल्दी जनवरी को खत्म करें, और अभी तो फरवरी भी खत्म होने को हो गया, बीच में 3-4 डिले हो जाता है ना, हफ्ते में एक लेक्चर। और सैटरडे की मोस्टली छुट्टी हो जाती है क्योंकि घर पे जाना है, तो सैटरडे को जाओगे, घर पे जाना। तुम लोग तो पता नहीं गए कि नहीं गए, मुझे तो जाना है, तो वो सैटरडे को जाया जाता है क्योंकि सैटरडे को थोड़ा सा रिलैक्स होता है माहौल। इस सैटरडे आपका टेस्ट होगा, अभी बता देता हूँ। ये जो इकोनॉमी का जितना कर लिया पूरे का, उस दिन बोला था ना 3 दिन दे दो पढ़ने के लिए, एक हफ्ता तुम्हें और दे दिया। सैटरडे को टेस्ट होगा, जितना मैंने इकोनॉमी का पढ़ा दिया है सारा उसको रिवाइज कर लियो। अगर गंदे नंबर आए तो मैंने पकड़ के पीटना है सबको, ठीक है।